नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, हाल ही में अभी इसकी परीक्षा हुई थी एक नेत्र परीक्षण अधिकारी। ठीक है। और ये जो हालांकि स्पेशल इसमें योग्यता मांगी थी, लेकिन फिर भी इसमें यूपी स्पेशल और इसके अलावा कंप्यूटर, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगभग आजकल हर एक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। चाहे आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए लगे पड़े हों, या फिर मंडी सचिव के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं इस इन परीक्षाओं के लिए, तो उनमें भी ये जो यूपी स्पेशल और कंप्यूटर स्पेशल है, ये हर एक लगभग परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो नेत्र परीक्षण अधिकारी की अभी ऑफिशियल आंसर की आई है। इस परीक्षा में कंप्यूटर और यूपी स्पेशल से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन्हीं को और डिस्कस करते हैं। देखो, 19 तारीख को परीक्षा हुई थी और नेत्र परीक्षण अधिकारी की। तो सबसे पहले आप पहुंचो यूपी स्पेशल और कंप्यूटर में। ठीक है, यहाँ पर आओ। क्वेश्चन नंबर 66 में देखो आगे कंप्यूटर की शुरुआत होती है। कह रहा है कि कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास ये किसने किया था? कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने कंप्यूटर बनाने के लिए सबसे पहला प्रयास किया था? यहाँ पर आओ, मैं आपको दो तीन बातें पहले स्पष्ट कर देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है आयोवा। आयोवा विश्वविद्यालय, या इसे ही कहा जाता है आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय। ठीक है। ये जो आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय है, दरअसल आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, इसे आजकल कहा जाता है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक। इसका जो पूर्व नाम था, इसे कहा जाता था आयोवा कृषि महाविद्यालय। महाविद्यालय एंड, या हम कहें एंड मॉडल फार्म। मॉडल फार्म। अच्छा, ये जो आयोवा स्टेट है, सबसे पहले आयोवा स्टेट को पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना था, जिसे कहा जाता है एबीसी, मैंने आपको बताया भी है, इतना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, उसके विकास का इसे जन्म स्थान माना जाता है। ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूँ आयोवा स्टेट की। आयोवा स्टेट को पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है कौन सा? यही है एबीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का जन्म स्थान कहा जाता है। जन्म स्थान कहा जाता है। ठीक है। अब आओ बात कर लेते हैं हम एबीसी की। ये एबीसी क्या है? इसे कहा जाता है एटनोसॉफ्ट। इसे कहेंगे एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक। ये जो एटनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर है, ये क्या है? दरअसल ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर। और इसका विकास किया किसने था? अगर आपसे ये पूछे तो आप बताओगे इसका विकास किया था दो शख्स ने। एक तो थे क्लिपबोर्ड बेरी, क्लिफ बोर्ड बेरी, और एक का नाम था जॉन एटनासॉफ। एटनासॉफ। ठीक। ये दो शख्स थे। और ये जो एबीसी है, यानी कि एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर, दरअसल इन्हीं के नाम पे एटनोसॉफ बेरी कंप्यूटर नाम दिया गया है। यहाँ से उठा लिया गया बेरी, ए बी सी। ए से हो गया एटनोसॉफ, जॉन एटनोसॉफ का, जॉन हटा दिया, एटनोसॉफ उठा लिया, बी में उठा लिया बेरी को। तो कुल मिला के इन दोनों को सम्मान देने के लिए इस कंप्यूटर का नाम ही एबीसी डाल दिया गया, और सी मतलब हो गया कंप्यूटर। तो एबीसी के विकास ने आधुनिक कंप्यूटिंग में एक तरह की क्रांति ला दी। और इसके बाद फिर दौर आता है एनियक का, ENIAC। ये क्या है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, इसे कहा जाता है एनियक। ध्यान दो। और अगर आपसे पूछे इसका विकास किसने किया था, कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया था, तो आप बताओगे इसके विकास के लिए पेंसिल्वेनिया सर्वोच्च है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय।
पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में दो शख्स थे। कौन कौन से? एक तो थे जेपी एकर्ट और इनकी टीम, और साथ ही साथ जॉन मुशली, और इन्होंने इसका विकास किया। और ये एक ऐसा कंप्यूटर था जिसे कहा जाता है पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो खैर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय, सबसे पहला प्रयास एबीसी के लिए इसने किया, और इसके बाद फिर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय का हाथ रहा एनियक के विकास के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखो, 67 कह रहा है किस प्रकार का टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता है? किस प्रकार का टर्मिनल है जो डेटा को प्रोसेस या फिर स्टोर नहीं करता है? उसे डंब कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे? कुछ और ऑप्शंस आपको दिए होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर मुझे बताओ कि अगर मैं लिखूं डंब टर्मिनल, ये क्या है? डंब टर्मिनल, आप बताओगे यह एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका मतलब है कि यहाँ पर डिवाइसेस या तो कनेक्ट होंगी, इसमें चूंकि टर्मिनल है, तो इसमें दरअसल डिस्प्ले स्क्रीन और इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइसेस में आमतौर पर कीबोर्ड आ जाती है। हालांकि इनपुट डिवाइसेस और भी होती हैं, स्कैनर हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस आपकी हो गई, लेकिन साधारणतया इसमें डिस्प्ले स्क्रीन व इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस कौन सी? कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड होता है। ठीक है, ये डंब टर्मिनल इसे क्यों कहा जाता है? दरअसल इसकी एक खास बात होती है, यह प्रोसेसिंग रहित होता है। प्रोसेसिंग रहित, मेमोरी क्षमता रहित होता है। ठीक है, मेमोरी क्षमता रहित होता है। तो ये सारे के सारे कंप्यूटर की क्लासेस में हम आपको डिस्कस करेंगे, चूंकि आपकी क्लासेस रनिंग हैं, और जैसे जैसे आगे टॉपिक्स आप बढ़ोगे, वहां पर इनके बारे में चर्चा की जाएगी। खैर, डम टर्मिनल। अब यहाँ पर आओ फाइल बैकअप। फाइल बैकअप क्या है? बैकअप तो आप समझते होंगे, डेटा को बैकअप ले लिया, डेटा की प्रतिलिपि बनाना, उसे संग्रहित करने की प्रक्रिया, यही फाइल बैकअप है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर आओ, ये कुछ शब्दावलियां दी हैं, और इन शब्दावलियों पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे एक शब्दावली दी है कि ये एल्गोरिदम क्या होता है, फिर आपसे पूछ रहा है प्रक्रिया। प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर, और ये लिखा है अमूर्तन। देखो, अमूर इसको इंग्लिश में पढ़ो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये लिखा है एब्स्ट्रैक्शन, ये क्या होता है? अमूर्तन का। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस क्या होता है? दरअसल कंप्यूटर साइंस इसे कहते हैं, ये कहते हैं सूचना प्रक्रियाओं के अध्ययन को। चौथे का हो जाएगा ए। तो अब यहाँ पर विकल्प तो है नहीं, तो खैर चारों को मिलाना पड़ेगा। ये लिखा है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम ये क्या है? इसे कहा जाता है सूचना प्रक्रियाओं के अध्ययन। ये तो गलत हो गया, अब ये तो आंसर होगा नहीं, चूंकि 4 का हो गया ए। एल्गोरिदम कहा जाता है अनावश्यक विवरणों को हटाकर जटिल असाधारण को सरल बनाना, या फिर ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहां प्रत्येक चरण पूर्वानुमानित तरीके से स्थिति को बदलता है, या फिर चरणों का एक अनुक्रम जो बताता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया जाए। क्या होगा एल्गोरिदम का? बताइए। इसका सीधा सा तात्पर्य होगा, एल्गोरिदम का सीधा सा तात्पर्य होता है चरणों का एक ऐसा अनुक्रम जो हमें बताता है कि विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया जाए। यानी एक का हो जाएगा डी। ठीक, अब यहाँ पर आओ, प्रोसीजर किसे कहा जाता है, प्रक्रिया किसे कहा जाता है? देखो, एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहाँ प्रत्येक चरण पूर्वानुमानित तरीके से स्थिति को बदलता है। तो दूसरे का हो जाएगा सी। अब आ जाओ अमूर्तन में। अमूर्तन में क्या दिया है? एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पर देखो, दरअसल ये होता क्या है अमूर्तन? ABSTRACTION, इसे हिंदी में कहा जाता है अमूर्तन। इसका सीधा सा तात्पर्य होता है, ये एक अवधारणा है। और कैसी अवधारणा? दरअसल इसमें जो अनावश्यक विवरण होते हैं, अनावश्यक विवरणों को इसमें हटाकर
महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है? इस प्रोसेस को या हम कहें इस अवधारणा को कहा जाता है अमूर्तन। अर्थात इसमें जो अनावश्यक विवरण है इन्हें हटाया जाएगा और जो जटिल अवधारणाएँ हैं उनको सरल बनाने की प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है अमूर्तन। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ तो पूरा हो गया और आगे बढ़ते हैं। देखो 70, ये कौन-सा क्वेश्चन था? ये था आपका 69। अब मैं बढ़ता हूँ 70 की तरफ। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो इसको और फिर से वही शब्दावलियाँ जो मैं आपको थ्योरी क्लास में लगातार करा रहा हूँ। थ्रूपुट क्या होता है? क्लॉक स्पीड मैंने आपको कराया हुआ है। समानांतर कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है? हाँ, बिग ओ नोटेशन ये शायद शब्दावली मैंने आपको नहीं कराई है। तो अगर आप इनमें से कुछ भी जानते होंगे, तो ऑप्शन तक पहुँच जाएँगे क्योंकि आपको कूट मैच कराने हैं। और यहाँ पर एक लाभ ये मिलता है कि चारों के अर्थ अगर आपको नहीं पता है, किन्हीं 2 के पता है, तभी आप मैक्सिमम संभावना रहती है कि आप ऑप्शन आंसर तक पहुँच जाएँ। ठीक है? देखो, थ्रूपुट किसे कहा जाता है? आओ यहाँ पर समझते हैं। थ्रूपुट ये क्या है? एक बात समझो सीधी-सीधी। जैसे सपोज़ करो ये आपका एक हवाई अड्डा है, ठीक है? ये हवाई अड्डा है। अब आप यहाँ पर एक शांत भाव से खड़े हो जाओ और लगातार यहाँ पर देखते रहो, हवाई अड्डे पर कितने लोग 1 घंटे में आए और गुज़र गए, 1 घंटे में। आप जो ये प्रोसेस देख पा रहे हो, कुछ इसी प्रकार का प्रोसेस थ्रूपुट होता है। दरअसल ये एक या हम ये कहें, ये एक वास्तविक दर होती है, जिस पर किसी विशिष्ट अवधि के भीतर आप नेटवर्क चैनल पर ये देख पाओगे कि वहाँ डेटा को कैसे सफलतापूर्वक प्रसारित किया जाता है। डेटा आया गया, इस प्रकार से। अर्थात थ्रूपुट क्या करता है, ये मापन करता है किसी निश्चित समय में नेटवर्क से कितना डेटा गुजरा। लिख लो ज़रा, यह मापन करता है कि किसी निश्चित समय में निश्चित निश्चित समय का मतलब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो हवाई अड्डे को कि 1 घंटे में कौन-कौन गुज़र गया। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी निश्चित समय में नेटवर्क से नेटवर्क से कितना डेटा गुज़रा, इसके बारे में ये जानकारी देता है या हम कहें थ्रूपुट इसे मापता है। यहाँ पर आओ देखो ज़रा इसमें इससे मिलते-जुलते कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? थ्रूपुट एक मैट्रिक जो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्यों का निष्पादन करती है। ये तो गलत हो गया, थ्रूपुट का ये अर्थ नहीं है। आगे देखो, गणना को गति देने के कार्यों को कई प्रोसेसरों में वितरित किया जाता है, ये भी गलत है, ये भी आंसर नहीं होगा। थ्रूपुट के संदर्भ में कौन-सा सही है? इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिदम की दक्षता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढांचा है। ये भी गलत है। अब थ्रूपुट में आओ डी पार्ट में, कह रहा है कि वह दर जिस पर डेटा को संसाधित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। आप हवाई अड्डे पर बैठे और आप लगातार देख रहे हो आया गया, 1-1 घंटे का प्रोसेस। अर्थात इसमें निश्चित समय में कितना डेटा स्थानांतरित किया जा रहा है। इसे अक्सर प्रति सेकंड बिट्स में मापा जाता है। अब एक का हो जाएगा डी। ठीक? फिर मैंने आपको क्लॉक स्पीड बताया था। ये क्या होता है? मैंने आपसे कहा था क्लॉक स्पीड वास्तव में एक मैट्रिक जो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर के द्वारा निष्पादित कार्यों को मापती है। इसकी यूनिट भी पूछी जाती है। कई एग्ज़ाम से पूछी गई है। ठीक है? तो दूसरे का हो जाएगा ए। तीसरे में आओ समानांतर कंप्यूटिंग किसे कहा जाता है? पैरेलल। देखो, दरअसल पैरेलल कंप्यूटिंग कहा जाता है गणना को गति देने के लिए इसमें कई प्रोसेसर्स में वितरित करने की एक प्रक्रिया है। उसे हम कहते हैं प्रोसेसर्स सॉरी पैरेलल कंप्यूटिंग। ठीक? अब यहाँ पर आओ, ये लिखा है बिग ओ नोटेशन, ये क्या होता है? ये लिखा है बिग ओ, हिंदी में कहते हैं संकेतन। ठीक? हिंदी शब्द भी याद रखना नोटेशन। ये क्या है? आप क्या कहोगे इसे? दरअसल यह जो प्रोसेस है, ये बताता है या हम कहें ये जो शब्दावली है, ये बताती है कि इनपुट बढ़ाने पर फंक्शन कैसे बदलता है। जैसे आपने इनपुट की मात्रा बढ़ा दी, तो फिर फंक्शन में क्या परिवर्तन होगा, वो बताएगा। अर्थात
यह बताता है कि इनपुट बढ़ाने पर बढ़ाने पर फंक्शन कैसे बदलता है या कैसे बढ़ता है। अब यहाँ पर आओ जरा, बिग ओ नोटेशन, इसमें पढ़ो कौन सा आपका सही होगा। ये तो गलत हो गया, इसका तो मैंने बता दिया ए पार्ट होगा। बी पार्ट का भी मैंने आपको गति को, हाँ देखो, गति गणना में गति देने के लिए कार्यों को कई प्रोसेसर्स में वितरित किया जाता है, तो ये तो हो गया समानांतर कंप्यूटिंग, ये भी गलत हो गया। सी में आओ, इनपुट आकार के संदर्भ में, इनपुट आकार, अभी अभी मैंने कहा था कि इनपुट बढ़ाना यानी कि इनपुट आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिदम की दक्षता का वर्णन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, यही सही है, चौथे का सी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या कह रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के संदर्भ में आर एफ आई डी, इसका अर्थ क्या है। तो ये मैं आपको लगातार इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्लासेस करवा रहा हूँ कंटिन्यू अपने ही चैनल पर। तो वहाँ मैंने इनके फुल फॉर्म्स के बारे में बताया हुआ है, आर एफ आई डी क्या होता है ना? और जब मैं आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, मैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा, क्योंकि सवाल आजकल आपके जो यूपी ट्रिपल एस सी पूछ रहा है, जो नए चैप्टर्स हैं, चाहे बिग डेटा हो, मशीन लर्निंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, इसमें गंभीरता से अंदर से पूछ रहा है। तो खैर, यहाँ तो आपसे केवल और केवल फुल फॉर्म पूछा था, तो आप बताओगे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये हो गया रेडियो फ्रीक्वेंसी, और आईडी का मतलब हो गया आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, कह रहा है कि एसएमटीपी का पूरा नाम बता दो भैया। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 72। अब आ जाओ 73 में। कह रहा है कि डीपीआई ये क्या है, इसे कहते हैं डॉट्स पर इंच। ठीक, नेक्स्ट देखो, ये जो सवाल है ये आपका स्टोरेज से संबंधित है, और इस तरह का इस तरह के सवाल आपसे गलत नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर। देखो, बिट क्या है, 8 बिट जैसे ही आपको दिखा, आपने तुरंत बताया कि भाई ये तो बाइट से संबंधित है। जैसे ही 1024 बिट दिखा, आपने कहा ये तो केबी से संबंधित है। जैसे ही 1024 केबी दिखा, आपने कहा ये तो एमबी से संबंधित है, मेगाबाइट से। और आपने जैसे ही देखा 1024 एमबी, आपने कहा ये तो गीगाबाइट से संबंधित है। अब दिखा आपको ई और एक खाली मिल रहा है, बस इसी को मैच करा दो, एक का हो जाएगा ई, बाकी दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी, पांचवे का डी। ठीक है, और बिट क्या है, दरअसल सूचना की सबसे छोटी इकाई जो बाइनरी अवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 75 में मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाता हूँ, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। कह रहा है कि अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, इसे कहा जाता है एजीसी। इसके संबंध में बताओ, इसकी डेटा स्टोर कितनी कर सकता है, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता क्या है, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की प्रसंस्करण शक्ति क्या है, और आधुनिक लैपटॉप क्या होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो आधुनिक लैपटॉप होते हैं, इसका तो आप सीधे से मैच करा दो। देखो, ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो सवाल पूछा गया है उसमें से या तो ये होगा या ये होगा। आधुनिक लैपटॉप के बारे में, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, उच्च क्षमता होती है, हाँ आधुनिक की उच्च होती है। इसके अलावा भंडारण का उपयोग करता है ये, उच्च क्षमता भंडारण का ये उपयोग करता है। कार्यालय कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, गेमिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है, और सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग कार्यों के लिए ये सक्षम है। तो चौथे का तो सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। मैं बढ़ता हूँ एजीसी की तरफ, यहाँ पर आओ। ए जी सी, इसे कहेंगे अपोलो गाइडेंस अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर। ये जो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर है, मुझे बताओ इसकी शब्द की लंबाई कितनी होती है, आप बताओगे 16 बिट। मुझे इसमें दूसरा क्वेश्चन बताओ, मुझे बताओ इसका वजन, आप बताओगे 70 पाउंड, या फिर 32 किलोग्राम भी आप कह सकते हो। और ये जो एजीसी है, जिसे कहा जाता है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, अगर हम आपसे पूछें इसका विकास किसने किया था, यहाँ पर आओ। एजीसी को
विकसित किया था एमआईटी। एमआईटी इंस्ट्रूमेंट प्रयोगशाला ने। प्रयोगशाला में इसको विकसित किया गया। ठीक है। और डिजाइन के लिए चार्ल्स स्टार्क ड्रेयर चार्ल्स स्टार्क ड्रेयर के तहत इसे डिजाइन किया गया। इसे डिजाइन किया गया। अब सवाल ये बनता है कि इसके हार्डवेयर का डिजाइन किसने किया। हार्डवेयर का डिजाइन इसके किसने किया था, आप बताओगे। एल्डन सी हॉल ने। एल्डन सी हॉल। तो यहां पर आओ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, एक का बी, दो का ए और तीन का डी, चौथे का सी। क्वेश्चन नंबर 76 देखो, 76। कह रहा है कि सूची एक और सूची दो को मिलान करो। यहाँ पर कुछ शब्दावलियां दी हैं और यहाँ पर उनको डिफाइन करने वाले वाक्य दिए हैं। प्रिमिटिव क्या होता है, और इसके बाद पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ एक बार। ठीक है, चूंकि रूपिम वगैरह शब्द ये जटिल हैं, इंग्लिश में पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्रिमिटिव मीन्स ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ लिखा है इनफाइनाइट लैंग्वेजेस रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि रूल्स, संयोजन के नियम इसको कहते हैं। और ये लिखा है मॉर्फेम्स। अब ऊपर आओ, अब हिंदी में आ जाओ। ये लिखा है प्रिमिटिव, ये क्या होता है। दरअसल प्रिमिटिव होता है वे दिशा निर्देशांक। देखो, यहाँ लिखा है दिशा निर्देशांक, और जैसे ही आपको दिशा निर्देशांक या सिद्धांत मिले, इसका मतलब है ये कह रहा है रूल्स की बात कर रहा है, अर्थात ए का हो जाएगा चौथा। ठीक, तो चौथे का हो जाएगा ए। संयोजन के नियम, यहाँ भी नियमों की बात कर रहा था और यहाँ भी नियमों की बात कर रहा है। अब यहाँ पर लिखा है संयोजन के साधन। तो संयोजन के साधन क्या होते हैं। अब यहाँ पर पढ़ो आप, एक प्रक्रिया जो हमें मौजूदा तत्वों से मिलकर एक नए शब्द के एक नया शब्द या फिर अर्थ बनाने की अनुमति देती है, संयोजन के साधन है। प्रिमिटिव क्या है। प्रिमिटिव है दरअसल अर्थ की सबसे छोटी इकाइयां जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। और मॉर्फेम्स क्या है। मॉर्फेम्स हम कहते हैं, ध्यान देना, इसे कहा जाता है किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाइयों का अध्ययन, मॉर्फेम्स कहलाता है, या फिर रूपिम। ठीक, तो ये शब्दावलियां आपको थ्योरी क्लास में आगे मिलेंगी, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में अंक गणित तर्क एएलयू क्या करती है। ये तो ये क्या करती है, ये तो अंक गणितीय गणनाएं करती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, है ना। परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड बुलियन, हाँ, लॉजिकल कैलकुलेशंस। आगे कह रहा है यूएसबी, ये तो काफी सिंपल था, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट देखो 79। कह रहा है एमएस एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या। ये तो रटने वाली है, जो डेटा आपको दिया गया है वो डेटा आप याद करिए, लर्न करिए। रोज कितनी होती हैं, और किसी एक सेल की लंबाई चौड़ाई ये सब कितनी होती हैं, सीट्स की संख्या कितनी होती है। और अगर आप एक्सेल 2007 खोल रहे हो या 2011 खोल रहे हो तो वहां पर बाय डिफॉल्ट शीट कितनी आपको दिखेंगी, ये सारे आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो 80। कह रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मूल संगणना इकाई को क्या कहा जाता है। इसे कोर कहा जाता है, और ये मैंने आपको शायद बताया भी था। यहाँ पर देखो, मैंने आपसे कुछ इस तरह से बताया था। मैंने आपको जब सीपीयू पढ़ा रहा था, और वहीं पर मैंने आपको बताया था प्रोसेसर के प्रकार। प्रोसेसर के प्रकार आप नोट्स खोल के देखिए। मैंने आपसे कहा था कोर के आधार पर, कोर के आधार पर इनका हम वर्गीकरण करते हैं। और कोर के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि सिंगल कोर प्रोसेसर, कोर प्रोसेसर। मैंने इसको सिंगल कोर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो कोर है अर्थात प्रोसेसर है, वो एक प्रोसेसर है। इसी प्रकार आप देखोगे कि डुअल कोर प्रोसेसर भी होते हैं। तो मैंने इसको डुअल कोर क्यों कहा, क्योंकि इसमें दो प्रोसेसर हैं। फिर मैंने कहा कि क्वाड कोर प्रोसेसर, मैंने क्वाड क्यों कहा, चार प्रोसेसर हैं। फिर मैंने इसका विभाजन किया था, आपको बताया था कि होता है हेक्सा कोर प्रोसेसर। अब बताओ इसमें मैंने हेक्सा क्यों कहा, क्योंकि 6 संख्या है। फिर मैंने कहा कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर। मैंने ऑक्टा कोर प्रोसेसर क्यों कहा, क्योंकि 8 संख्या है। मैंने कहा डेका
कोर प्रोसेसर, क्योंकि यहाँ पर संख्या है 10। अब एक शब्द बार-बार आ रहा है, ये आ रहा है कोर। इसका आशय क्या होता है? देखो, मैंने आपसे कहा था कि प्रोसेसर कोर ये क्या है? और आपने कहा था कि ये है सीपीयू के भीतर भीतर अलग प्रोसेसिंग यूनिट। एक अलग से मूल प्रोसेसिंग यूनिट इसे कहा जाता है। सीपीयू के भीतर एक मूल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है? इसके अलावा और ये जो कोर हैं, आपने यहाँ पर देखा संख्याएँ देखी 8, 10, 15। दरअसल ये अधिक से अधिक जितने अधिक से अधिक होंगे आधुनिक सीपीयू को जब आप देखते हो, आधुनिक सीपीयू में कई कोर को एकीकृत किया जाता है। यहाँ पर कई कोर को हम एकीकृत करते हैं। क्यों एकीकृत करते हैं? ताकि हम एक साथ कार्यों को निपटा सकें, ठीक है? इस वजह से हमें इनका एकीकरण किया जाता है। खैर सीपीयू के भीतर मूल प्रोसेसिंग यूनिट कौन है? ये है कोर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सी हो गया। पढ़ते हैं, ये तो हो गए आपके कंप्यूटर। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल में आओ। यहाँ से सवाल देखो कैसे-कैसे पूछे जा रहे थे। सवाल उठा सारनाथ के अशोक स्तंभ में कौन-सा पशु नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके बारे में मैं जब आपको यूपी स्पेशल में मौर्य साम्राज्य पढ़ाऊँगा और मौर्य साम्राज्य हालाँकि इतिहास आपका चल ही रहा है। मौर्य साम्राज्य में मैं आपको बताऊँगा कि अशोक के स्तंभ, यहाँ पर आप देखोगे जैसे सपोज़ करो ये एक शेर, ठीक? ये एक दूसरा शेर और ये है ये तीसरा शेर। कुछ इस प्रकार से आपको फिगर देखने को मिलता है, ऐसे, यहाँ पे। और इसके बाद आप नीचे जब आप आते हो, तो आपको एक नीचे की तरफ कमल मिलता है। एक मुँह इधर की तरफ खोले हुए है, एक मुँह इधर की तरफ खोले हुए और बीच में भी एक आपको देखता हुआ शेर मिलेगा और एक इसके ठीक बैक साइड में मिलेगा। यहाँ पे बीचों-बीच आपको मिलेगा चक्र, ठीक है? और चारों दिशाओं में आपको कुछ जानवर मिलेंगे, जैसे एक जानवर ये मिला और एक जानवर ये मिला और नीचे की तरफ कमल है और यहीं पर आपको एक बड़ा-सा स्तंभ मिलेगा, जो कि खड़ा हुआ है सारनाथ में। ये क्या है? ये हो गए 4 शेर और इसके अलावा अलग-अलग डायरेक्शंस में आपको अलग-अलग पशु मिलेंगे, जैसे उत्तर शेर, दक्षिण वृषभ, पूर्व हाथी और पश्चिम घोड़ा। और ये घोड़ा कैसा है? क्या शांत खड़ा है? नहीं, चौकड़ी भरता हुआ, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा। आपने राणा प्रताप की पोएम्स पढ़ी होंगी, जब आप कक्षा 7-8 में होंगे। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, इस तरह की है ना? तो रणबीर चौकड़ी भर-भर के चेतक बन गया निराला था, तो वही चौकड़ी भरता हुआ आपको घोड़ा मिलेगा। यहाँ पर आपको बाघ नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में जीआई टैग के संबंध में कौन-सा सुमेलित नहीं है? तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 5 ऑप्शंस। आगरा, ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिया था हैंडमेड कारपेट, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ये ब्राह्मी, देवनागरी। एक सवाल ये है, ये आपसे किताब पूछी गई थी, लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके आई हुई है। अगर आप पीवाईक्यूज लगाते होंगे तो आपको इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे। और ये जो सवाल है, ये आपको आया हुआ है राजस्थान राजस्थान जेई में, जूनियर इंजीनियर में। सेम सवाल पूछा गया था, आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक? तो प्रीवियस ईयर्स बहुत आवश्यक हैं, आप जरूर लगाइए। भले ही अब आजकल 5 ऑप्शंस के क्वेश्चंस आ रहे हो, लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन के ही प्रीवियस ईयर अगर मिल गए, वही लगाओ। क्योंकि 5वां तो ननाबदीस बनाता है, उससे मतलब थोड़ी ना है। आपको उसका आंसर पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो 85, हरिवंश राय बच्चन की रचना, आपसे पूछा था मधुशाला। ताजमहल की पुरातात्विक योजना, ये किसने तैयार की थी? अहमद लाहौरी साहब ने। नेक्स्ट देखो 87,
उत्तर प्रदेश में किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया था? आगरा। और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम इसकी स्थापना कब हुई थी? 74 में हुई थी। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 89। 89 में देखो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई है? ध्यान दो, 22 सितंबर 2006। जब आप उत्तर प्रदेश में ही जाओगे, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट में, जैव विविधता बोर्ड में, तो आपको यही डेट मिलेगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ 20 भी है। जब आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करते हो तो उसमें 20 दिया गया है, लेकिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट में 28 सितंबर 2006 मिलेगा। ठीक। और ये जो उत्तर प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड था, इसका गठन किया गया था जैव विविधता अधिनियम अधिनियम 2002 की धारा कौन सी धारा है? 22 के तहत उत्तर प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था 28 सितंबर 2006। हालांकि आप इसको चाहो चैलेंज कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियल जो वेबसाइट है आपको वहां यही डेट मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के, और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको जो वीपीओ के मॉक टेस्ट करवाए हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के, आपको हमारे एप्लीकेशन में वीपीओ के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए भी हैं। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित चिड़ियाघरों में से किसका नाम शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान है? ये गोरखपुर का है। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व मुझे बताओ। ये तराई वाला क्षेत्र है। आप जब उत्तर प्रदेश का मैप देखते हो तो ये जो पीलीभीत लखीमपुर खीरी वाला ये जो तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इसको विकसित किया गया है। मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ। पहला, उत्तर प्रदेश का ये दूसरा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व ये कहाँ है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो ये दूसरा हाथी रिजर्व है, उत्तर प्रदेश का हाथी रिजर्व दूसरा, ये किन किन जिलों में फैला है? किन किन जिलों में इसका विस्तार है? बताइए इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में। ये तो हो गए आपका हाथी रिजर्व हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 92 देखो। इसमें एक तरफ परियोजनाएं दी हैं और एक तरफ नदियां दी हैं। आपसे कह रहा है मैच कराओ। तो मुझे बताओ आगरा को कहाँ मैच करा दोगे? आगरा के बगल से यमुना निकलती है ना? और आप यहाँ पर आओ, राजघाट, इसको आप कहाँ मैच करा दोगे? राजघाट इसको करा दो बेतवा से। बदायूं में आप जैसे ही आते हो तो बदायूं में आपको मिलता है गंगा और उसकी सहायक नदियां। तो यहाँ पर आपको रामगंगा से इसको मैच करा दो। कान्हार, ये कहाँ कराओगे इसको? तो इसके लिए केवल और केवल सी पार्ट बचा है। तो ये मैच हो गए। इसके आगे ये कौन सा था? 92, 92। अब आ जाओ 93 में। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि कृषि उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से रसायन प्रतिबंधित किए गए हैं? अब यहाँ तो आंसर उपर्युक्त सभी हैं, तो वहां पर जो भी आपके उत्तर दिए होंगे उनमें से इसको आप चयन कर लीजिए। जो भी आपको उत्तर दिए थे सारे के सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है कि पेटीएम इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये तो नोएडा में है। ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को किन नामों से जाना जाता था? तो वैदिक काल मैंने आपको यूपी स्पेशल में पढ़ाया हुआ है, और उपर्युक्त दोनों मैंने आपको दोनों नाम बताए थे। कौन कौन से बताया आपको? मैंने कहा था मध्य देश और ब्रह्मर्षि। ये दोनों नामों से मैंने आपको परिचित कराया था। आर्य का भारत आगमन जब मैंने आपको कुछ इस तरह से फिगर में बताया हुआ था। ठीक। यहाँ से मैंने कहा था कि सप्त सैंधव प्रदेश से ये आर्य कैसे आए थे? सप्त सैंधव प्रदेश से यहाँ से ये आर्य मध्य देश की तरफ कैसे प्रवेश किए थे? पूरा पूरा मैंने आपको बताया हुआ था ब्रह्मर्षि देश की तरफ। ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। 96 का सही उत्तर क्या होगा? विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना। ये तो ठीक है। सवाल में 97 में कह रहा है कि भाई मुझे ये बताओ कि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? आप बता दो। अयोध्या में है। अच्छा, बकरी वाला कहाँ है अनुसंधान केंद्र? बकरी अनुसंधान केंद्र तो ये आपको मथुरा में मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आओ, मत्स्य वाला तो लखनऊ में है।
तो तीसरे का ए हो जाएगा। मवेशी वाला जस्ट वेट, मवेशी वाला मैं भूल रहा हूँ। पशु वाला जरा आओ। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, ये कहाँ पर है? इज्जतनगर में। तो मवेशी हो जाएगा आपका मेरठ में। ठीक। यानी कि दूसरे का हो जाएगा डी, तीसरे का हो जाएगा ए। मत्स्य वाला लखनऊ में। इस प्रकार से आप मैच करा लो। नेक्स्ट देखो, ये कौन सा था? 98। 99 को चेक करो जरा। पैरा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? संस्कृत में उसने घोषणा करी है कि आइए यात्रियों स्वागत है। कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है वाराणसी। नेक्स्ट देखो सवा। ये तो काफी सिंपल था, वाराणसी सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन 100 थे। 100 का मतलब 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर से संबंधित थे और 20 क्वेश्चंस आपके यूपी स्पेशल, यानी कि टोटल 35 क्वेश्चंस थे। तो ये नेत्र परीक्षण अधिकारी में पूछे गए सारे के सारे सवाल हैं ऑफिशियल आंसर की के अंतर्गत। अब अगर आप वीपीओ या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर मंडी सचिव या फिर यूपी की कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें यूपी स्पेशल और कंप्यूटर ये पूछा जाता है, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो। आपको बैच हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और यहाँ पर न सिर्फ यूपी स्पेशल कंप्यूटर का बैच है, बल्कि अगर आप वीपीओ के लिए लगे हो तैयारी में इसकी, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए भी आपको 65 अंकों का कंप्लीट थ्योरी बैच। 65 अंक का मतलब है 45 अंक पंचायती राज के और 20 अंक योजनाओं के कंप्लीट बैच। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट वीपीओ के लिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, ये 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और इन्हीं 10 मॉक टेस्ट का लगभग 70 घंटों का डिस्कशन कोर्स भी आपको यहीं पर मिलेगा। तो आप इन कोर्सेज से अगर एनरोल करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन में जाके जुड़ सकते हो। ठीक है। धन्यवाद।